Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address company or stock specific queries as a policy. You can call us on 2331-4444, 2371-7106, and we do have a third line, that's 2371-7117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. Good evening, Amrish. Good evening. नमस्कार. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे. श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे. हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117. आपके प्रश्नों का जवाब देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं आउटलुक हिंदी के संपादक हरवीर सिंह. हरवीर, नमस्कार. कार्यक्रम में आपका स्वागत है. और शुरुआत में हेडलाइन लेके मौजूद हैं रंगभाष्यम. Thank you, Amrish. The top stories. Benchmark equity indices logged strong gains during the week ended yesterday. Sensex and Nifty zoom around 6% despite weak global cues. And rupee appreciates 33 paise against the US dollar. Foreign fund inflows, opening economy and rally in domestic stocks support local currency during the week. बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक में कल समाप्त हुए सप्ताह के दौरान बढ़त दिखाई दी. सेंसेक्स और निफ्टी ने विश्व स्तर पर कमजोर संकेतों के बावजूद लगभग 6% की तेजी दर्ज की. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 33 पैसे की बढ़त दिखाई दी. विदेशी निवेश बढ़ने, अर्थव्यवस्था के खुलने और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के चलते सप्ताह के दौरान रुपए में मजबूती देखने को मिली. और पहले आज की प्रमुख खबर. कल समाप्त हुए सप्ताह में छुट्टी के कारण हालांकि सप्ताह छोटा रहा, लेकिन बाजार में तेज बढ़त दिखाई दी. मांग में बढ़ोतरी के चलते ऐसा हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही लगभग 6% की बढ़त दिखाई दी. हालांकि पिछले दोनों ही कारोबारी सत्रों में विदेशी बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. इस महीने लगातार 3 सप्ताह तक बाजार में खराब प्रदर्शन के बाद इस सप्ताह तेजी दिखाई दी. विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद निवेशकों में उत्साह का संचार हुआ है. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 1752 अंक यानी 5.71% की बढ़ोतरी के साथ 32,000 के स्तर को पार करते हुए 32,424 अंकों तक चला गया. इसी तरह निफ्टी सूचकांक भी 541 अंक यानी 5.99% की तेजी के बाद 9,500 के स्तर को पार करते हुए 9,580 अंकों पर बंद हुआ. व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ने ही सेंसेक्स को मजबूती नहीं दी. मिड कैप इंडेक्स 5.9% और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% बढ़ा. And now let's start taking phone calls. And joining us this evening very first is Akash from Delhi. Good evening, Akash, and welcome to Market Mantra. म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था कि जैसा कि अभी मार्केट चल रही है ऊपर नीचे, उस हिसाब से जो फंड मैनेजर है उनके लिए भी मुश्किल है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में मतलब वो करना.
तो जैसे ये एक हाँ जी जी बोलिए। जी, जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो अभी जैसे इस कंडीशन में अगर हम इंडेक्स फंड्स में डिपॉजिट करते हैं कुछ मंथली अमाउंट, तो आने वाले जैसे 5-6 सालों में इकोनॉमी राइज तो करेगी जी, जैसे जिस लेवल पे अभी उससे, जी। तो वो कैसा रहेगा अगर हम अभी मंथली SIP स्टार्ट करते हैं? हरवीर, a warm welcome to the program, and what would you say to this particular listener? एक्चुअली देखिए, एक तो ये इशू है कि तमाम सारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से मार्केट्स काफी नीचे आए। अब जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि पिछले इस सप्ताह में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दिस इज द राइट टाइम। अगर कोई आप SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो, और लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव है, तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि काफी नीचे चला गया था और अब उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। इन्होंने ठीक कहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई थी और जो नंबर्स भी अभी तक आए हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं, लेकिन अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से पटरी पे आ रही हैं और चीजों में सुधार होगा। जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है वो बेहतर ही होगा। तो नेचुरली जब मार्केट ने इस लेवल को सर्वाइव किया, इतना इस तरह की जो कंडीशन थी उनके बीच भी, तो ये फिर एक उस तरफ जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्डली रहेगी। और अगर आपका 4-5 साल का इनका है इन्वेस्ट रहने का, तो नेचुरली बेनिफिट तो मिलेगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता नंद लाइन पे हैं। नंद, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? My question is very much related to the first caller's question. Yeah. Now, as this time it seems that our economy will be down by 0 to 5%, but still the markets are rising. Yeah. Are they hopeful that things will rebound very fast? And what in your opinion is how below it can go? Yes, sir. Actually, you see, this first quarter is very crucial for the economy, this current fiscal, because number for the March already are there, but we went into the lockdown on 25th of March. Since then, more or less activities were on. But after that, till now, things have not gone to the normalcy. And productivity and production has not resumed in a big way. So definitely these 2 months, particularly April and March, and even June, sometime in June, we have to see how we'll recover from this this derailment. So we'll have a direct impact on the number on first quarter. And basically some research organizations already gave indications. So, and this year as a whole year, we may have a contracting economy, but at the same time, second quarter onward, things will see improvement. Fortunately, we have seen a good Rabi harvest this year, and growth was almost 6% in agriculture sector. And with a normal monsoon in the coming monsoon season, the Kharif will also be good, looks like that. So in that case, there will be a good demand from the rural economy and the rural side of the economy. So it will provide demand to the manufactured goods and the industry. So definitely the trend will go on the positive side. But till then we have to see how this government also announced a lot of measures to revive the economy and reforms to invest, to attract investment into the economy. How things go that way, we have to look into that. Yeah, and Harbir, you just mentioned about agricultural production, so that prompts me to put this question to you. Now we are hearing these reports about locust swarms, invading Rajasthan. How big a threat it is to agricultural production? Yes, actually, it is in Rajasthan, going to Madhya Pradesh, and some prediction from FAO is that it will remain there for some coming months also, 1 or 2 months, and may go to west and south also. So government is taking action, spraying, providing sprays to protect the crops from them. But fortunately, because this is the summer season, and Rajasthan, the large area is this rain-fed, and majority of the area gets Kharif crop, Rabi crop. So a lot of fields remain without any crop in at this juncture.
Yeah, and but like, at the same time, this rain-fed area also witness production due to rain in this season. So we have to see how we are going to tackle this locust issue. Almost every day, government is monitoring the situation and coordinating with central government is coordinating with the states and trying to find out how can we stop this problem. But you know, it is a geographical thing and it's coming from, there is no border it is seeing coming from Pakistan or some Iran side. Yeah. So direction of the wind will also have a direct impact on this, the spread or to control the spread of this locust swarms. Right. And now let's move on and take our next caller. Joining us next is Himanshu from Noida. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ जी, गुड इवनिंग सर मेरा सवाल एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है सर। अब जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अभी डाउनफॉल में चल रही है, बट एग्रीकल्चर जो है इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट सर दो चीजें ऐसी हैं एग्रीकल्चर में जो हम लोग फेस करते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो सर है कोल्ड स्टोरेज की और एक है सर जो डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर्स जो बन रहे थे ताकि तेजी से डिलीवरी हो। जी, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? I think we have lost contact with Himanshu. Yeah, but Harveer, what would you say? These two challenges, you know, whenever we have a bumper production, we have issues of storage and processing. Actually, you see, we have a lot of good production, particularly in food grains. And food grain, we don't have capacity to store fully, but problem is not too much. Basically, maybe something get waste, but not at alarming level. We can have open plinth storage facility, and we have covered facilities also. But the problem is here on the other point is mentioned that cold storage. But cold storage, cold storage is not a basically simple storage facility because you have different kind of fruit and vegetable, particularly this low shelf life products. And now our production of horticulture has crossed food grain production, and horticulture produce are more actually have higher value. In that case, the economic cost is too much. So to have a good storage facility and transportation facilities through basically cold chain and control temperature transports facility and even stores, because cold store is just for having put the things like potato there, but maybe apple needs different kind of temperature, guava needs different, mango needs different, and grapes need different. So we have to go into that, basically this advanced kind of controlled storage facilities, and it requires a lot of investment. Government has allowed 100% FDI in this kind of facilities, and I hope that the recent measures announced by the government to attract more investment will add some capacity and will reduce the hardship of the farmers or will minimize the loss, and to provide more material for processing also. We have to move fast on processing of these products. That will be good for the farmers as well as the consumer. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते हरवीर जी, नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। सर मुझे ये केले के बारे में पूछना है। हमारे यहाँ केले बहुत उत्पादन होता है, लेकिन जो हमारे पास के उत्तर के देश हैं जैसे सेंट्रल एशिया के, वहाँ केला सब उधर से आता है, लैटिन अमेरिका कहाँ दूर से लाते हैं। तो हमारे केला उत्पादकों को क्यों इधर के मार्केट को एक्सेस नहीं मिलती? क्या हमारा केला वैसा नहीं है? क्या हमारा केला वैसा नहीं जैसा लैटिन अमेरिका में होता है? क्यों हमारा केला एक्सपोर्ट नहीं हो पाता? सर इसके ऊपर बताएंगे थोड़ा। यस, असल में देखिए एक्सपोर्ट का बहुत सारा डायमेंशंस होता है कि एक तो हम लोगों के पास इन मार्केट को पहुंचने के लिए उतना ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, और हम लोग उस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यूजुअली इस तरह के प्रोड्यूस के लिए एपिडा काफी काम करती है। जहां तक हमने क्वालिटी का कहा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम लोगों ने बहुत किया है, और बेसिकली नई वैरायटीज काफी, अगर आप महाराष्ट्र में कई जगहों पे बहुत बेहतर क्वालिटीज आ गई हैं, वैरायटीज अच्छी हैं, यील्ड बहुत ज्यादा है, यील्ड हैज गॉन मैनी टाइम्स, और दे आर यूजिंग दिस ड्रिप टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू वो फर्टिगेशन एज वेल एज इरिगेट करते हैं फील्ड्स को। तो ये
से काफी बड़ा अंतर आया है, क्वांटम जंप आया है इनफैक्ट मैं कहूँ उसके यील्ड में और क्वालिटी, बिकॉज दे आर यूजिंग बेटर क्वालिटी नाउ दिस थिंग प्लांट्स. सो ये तो है, बट ये एक अच्छा आपने दिया आइडिया कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से अगर आ सकता है तो व्हाई कांट वी रीच टू दिस CIS countries. Central Asian countries, yeah. Let's take our next caller. We have Ratnakar joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो, गुड इवनिंग सर. Yeah, welcome. मेरा सवाल है कि अभी 2-3 दिन से मार्केट 3 दिन कंटिन्यूअसली बढ़ गया जी. 32,000 का स्तर आ गया और एक्सपायरी के दिन भी मार्केट बढ़ रहा है जी. इसका मतलब ये फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लस में हो गए क्या, इसके वजह से चढ़ गए है क्या? यस सर्वेर. देखिए एक तो हेलो जी बोलिएगा. उसके लिए आपने जिस तरह से कहा कि ये एक है कि जो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी काफी बाइंग आई है ना उसके लिए, और ये काफी उनके पास ये था कवरिंग के लिए, तो ये भी है. प्लस आप ये देखेंगे कि डिस्पाइट FIs का आउटफ्लो होने के बावजूद जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो उसमें एक कंटिन्यूटी बनी हुई है. दैट ऑल्सो सेव द मार्केट. और बाकी जो मेजर्स अनाउंस हुए, जैसे अभी हम लोग पहले बात भी कर रहे थे कि जो लॉकडाउन ईज हो रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम कर रही हैं, वो फैक्टर्स भी इसके पीछे रहे हैं. Yeah, but Harveer, as one of our callers earlier asked the question that what would be, the bottom level for the markets. Now we have seen, markets going down, especially Sensex, from 42,000 to 25,000, and from 25,000 again it has come back to 32,000 now. Do you think the worst is over? From here on, the markets will move up only, or it could go down as well? No, there may be volatility. It may be there are a lot of reasons. But at the same time, in my opinion, I agree with you that the level of this 25,000, I think we have bottomed out because we have passed this worst at least on the economic front, and now world is learning to live with the pandemic, as well as globally opening of the economic activities are taking place, and everybody is coming out gradually that this economic activity resumes. And definitely when economic activity resumes, then the production and demands and all these things becomes a cycle. So which we lost in the last 2 months at the national level as well as global level. So that's why I think the worst is over. और कोलकाता से हमारे श्रोता मुश्ताक अली. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मुश्ताक साहब, अपना जो रेडियो का वॉल्यूम है वो जरा कम कर दीजिए. गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जी, वो हाई बीटा शेयर में जाना चाहिए, जैसे कि एक ही शेयर का दाम 30-35 हजार 40 हजार होता है, और पेनी शेयर में जाना चाहिए जो माने बहुत ही कम होता है, ये जरा जवाब दीजिए. थैंक यू. देखिए ये तो बड़ा डिफिकल्ट है. आप ये तय करें कि अब हाई वैल्यू में जाना है तो पेनी स्टॉक्स को तो वैसे भी लोग मानते हैं कि उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, बिकॉज उसमें चांसेस है कि यू मे लूज मनी. हाई वैल्यू स्टॉक्स में डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट. इफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज सम 10,000, 12,000 or 15,000, so it depends, and at the same time the percentage level of appreciation of the stock is maybe not too much at that level, but at the same time value this price of the stock is not important. Important thing is that you should look about the sector and the company performance. What are the prospects particular company or particular sector has for the coming days. Right. We have Kiran Naik joining us from Mumbai, but before we take his call, let's take a look at the forex scenario. The rupee in the business week ended yesterday appreciated 33 paise to close at 75 rupees and 62 paise against the US dollar, mainly due to foreign fund inflows. In the previous session, the domestic unit rose 14 paise against the US currency. Forex traders said strong domestic equities, gradually opening of economy, and FPI's interest in Indian markets weighed over worries of rising coronavirus cases in the country and US-China trade tensions. Mr. Kiran, a warm welcome to the program. Yeah, sir, my question is, we have heard that we will be getting a chance in the G7 summit member. We will be getting a membership in the G7. Is yes. it true? Yeah.
Harveer, what would you say? Do you have any information about this particular aspect? No, we are part of G20. G7, I can't say. I don't know whether this kind of diplomatic things are happening. It is very difficult to predict at this stage because it is not our choice and all. That's but again, the global diplomatic equation depends on that. Yes. And Harveer, you are talking about, diplomacy, and we are in this present time of COVID where every country is trying to protect its own territory and, foreign trade has come to almost a halt. People don't want people and products to come into their country or to go out of the country. What do you see the scenario as, panning out in the next couple of months as far as international trade is concerned? You are right that two important aspects. One is this pandemic halted the international trade because people are not moving, even goods are not moving properly, ports are not operating in full capacity. True. And nobody wants to go to other countries. But at the same time, this protectionism measure will not help anybody in a big way. Because now global economy is completely linked with each other and everybody wants some share of the global market this way or that way. So domestic market is not sufficient to grow fully or to basically utilize the potential of any economy or the people of a country for better prospects in the economy or prosperity. So that's why you need. But yes, there is a lot of conflict and WTO also has become very weak. But regional treaties are also happening, but at the same time, there are also there is not very good progress on some fronts there also. But protectionism is not good for anybody, even for us also, because if you take one measure, the other countries who will suffer due to your protectionism will also take another measure. And we should not forget about this 30s depression. When US increased a lot of duty on the products from other countries also increased duty for American products. And it actually it was like a backfire for the US economy at that time. Right. So now world is also facing that kind of economic crisis after 30s. I think this is even 2008 crisis is smaller comparative to this one, and that was particularly in the financial sector, more or less. Yeah. But this has a very big implication, this current situation. So I think one should not opt for protectionism. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता रंक कुमारी लाइन पे हैं. हेलो, नमस्कार, बताइए. सर जी. थैंक यू सर. सर हमें ये पूछना है कि आप जो भी ये शेयर जो हम इसमें पहुंचा देते हैं डीमेट में, उन्होंने एक हमसे साइन करा लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह जी. तो सर अब हम आपसे ये पूछना है, ये डर नहीं है वो हमारे शेयर को कभी भी बेच लेंगे या उसमें कम और ज्यादा कर सकते हैं? तो हमें आपसे ये पूछना है क्या हमने गलत किया है? देखिए, ये एक तो डीमैट तो एक अकाउंट है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है. वो जो डिपॉजिटरीज हैं उनके पास एक अकाउंट है आपका, जो आपका उसमें पासबुक की तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास किस तरह के स्टॉक्स हैं, जो है ये यूनिट्स हैं. सो बट आपने जो ब्रोकरेज फर्म में अगर कोई एग्रीमेंट किया है और उनको अगर आपने अलाउ किया है, किस लेवल तक वो आपके स्टॉक्स के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है. अगर आपने उनको पूरा राइट नहीं दिया और वो आपसे कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, तो आई थिंक दैट इज बेटर. आपको ये चेक कर लेना चाहिए. और कोई भी इन्वेस्टमेंट या उस तरह का स्टॉक्स की सेल और परचेज के पहले आई थिंक दे शुड कॉन्टेक्ट यू, और आफ्टर योर अप्रूवल देन दे शुड गो. बाकी अगर आपने उनको अलाउ किया होगा तो वो खरीद बिक्री कर सकते हैं, अदरवाइज अकाउंट में कोई ऐसा नहीं कर सकता. अकाउंट इज योर्स. Right. And joining us next is Satish Kumar from Delhi. Good evening, Satish, and welcome to the program. हेलो जी, नमस्कार जी. नमस्कार जी, बताइए. मेरे जी दो सवाल है. एक तो है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में सरकार का कोई एफडीआई लाने का कोई प्रोग्राम है क्या, और दूसरा सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो घाटे में जा रहे हैं. सरकार बेवजह उनका बोझ अपनी पीठ पे लादे क्यों उठाई जा रही है? क्योंकि उनके जो एम्प्लॉई है वो भी परेशान रहते हैं, उनकी
सैलरी नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, तो सरकार इनको प्राइवेटाइजेशन करने या FDI लाने में इनको देरी क्यों कर रही है? राइट सतीश, यस सरवीर, अबाउट FDI इन डेयरी सेक्टर। नहीं, देखिए डेयरी सेक्टर में यहाँ पे एक तो कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर है और FDI है, कुछ डेयरी कंपनीज हैं जिसमें डेनन वगैरह का FDI आया है, तो और भी एक दो कंपनी में है, सो FDI इज अलाउड देयर, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। FDI आएगा तो डेफिनेटली दे विल बाई, हमारे फार्मर्स का मिल्क खरीदेंगे और यही मार्केट करेंगे प्रोड्यूस को या एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है उसका, तो इसलिए लेकिन ये थोड़ा टफ मार्केट होता है, इसमें इतना इजीली कोई, बिकॉज आपको मिल्क कलेक्शन एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होता है, तो इसलिए ऐसा बहुत ज्यादा। एंड इट वाज एन एक्चुअल रेवोल्यूशन इन इंडिया, द व्हाइट रेवोल्यूशन long back. That's right, but we already have some foreign companies have stakes in this dairy business in India. Yeah. तो दूसरा इनका क्वेश्चन था about sick PSUs वगैरह के बारे में, तो ये तो अलग अलग कंपनी का एक अलग परिस्थिति होती है कि उसमें किस तरह गवर्नमेंट बनी हुई है। बहुत सारी सेक्टर से और कंपनी से गवर्नमेंट ने एग्जिट भी किया है। मैं पिछले 30 साल में कंपनियां बेच के, जैसे होटल में से काफी कुछ गवर्नमेंट निकली है और बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में से, बट इट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, और जो है ये ऐसा नहीं कि सब लॉसेज ही करते हैं, तो कुछ कंपल्सन भी होता है, सब सोशल सिक्योरिटी और सब स्ट्रेटेजिक इशू भी होता है सरकार के सामने जी। And let's take a look at the US markets. US stocks finished mostly higher yesterday after President Donald Trump announced measures against China in response to new security legislation that were less threatening to the US economy than investors had feared. The S&P 500 initially extended losses after Trump said he was directing his administration to begin the process of eliminating special treatment for Hong Kong in response to China's plans to impose new security legislation in the semi-autonomous territory. But Trump made no mention of any action that could undermine the Phase 1 trade deal that Washington and Beijing struck earlier this year, a concern that had cast a cloud over the market throughout the week. The Dow ended the session slightly lower, but all three indices rose for the week and registered a second straight month of gains. The S&P 500 added 17.8% for April and May, its biggest two-month percentage gain since 2009. Dow Jones Industrial Average lost marginally by 0.1%, while S&P 500 gained 0.5%. The Nasdaq Composite Index surged 1.3%. हरवीर, अगले सप्ताह मार्केट के बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है मार्केट की क्या स्थिति होगी? देखिए कि एक तो काफी कुछ जो ग्लोबल सिचुएशन है उस पर भी डिपेंड करेगा जी, बट ये भी है कि जो डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर हम देखें, जैसे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे जी कि ग्रेजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बढ़ रही हैं, और अभी जैसे 31 को ये लॉकडाउन 4th खत्म हो रहा है, तो इसमें काफी कुछ ये भी देखना होगा कि जैसे इसको ईज करते चले गए हम लोग डिफरेंट फेजेस में, कि कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम करती हैं, और जो गवर्नमेंट ने मेजर्स अनाउंस किए हैं इसको पटरी पर लाने के लिए, उस पर कितना एक्शन शुरू होता है जी। ये मार्केट का इससे डायरेक्ट रिलेशन दिखेगा जी। हरवीर जी, धन्यवाद श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। And we would also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Benchmark equity indices logged strong gains during the week ended yesterday. Sensex and Nifty zoomed 6% despite weak global cues. And rupee appreciates 33 paise against the US dollar. Foreign fund inflows, opening economy and rally in domestic stocks support local currency during the week. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye and have a wonderful weekend. Market Mantra. Market Mantra.